हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ जीएस रिवीजन की इस ताबड़तोड़ महफिल में। जी हां दोस्तों, हर रोजाना जीएस की महफिल यहां सजती है जिसमें आप सब आते हैं, क्वेश्चन के जवाब देते हैं और जीके जीएस में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा। उम्मीद मैं ऐसी करता हूं और बूस्ट हो रहा है तो जल्दी कमेंट करके मेरे को बताओ कि हां सर, जीके जीएस में थोड़ा सा तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, थोड़ी सी चीजें पहले से बेहतर हो रही हैं। तो इस महफिल में हर रोजाना आया करो। जीएस की महफिल ये हर रोजाना रहती है स्टैटिक जीके की। और इसमें स्टैटिक जीके क्या, इसमें तो लगभग हम हर सब्जेक्ट की बातें कर लेते हैं। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन लेते हैं, ज्योग्राफी से भी, साइंस से भी, पॉलिटिक्स से भी, हर एक सब्जेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर ये पढ़ रहे हैं, मिक्सअप क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे कह सकते हो आप। और कोई भी एग्जाम हो जनाब, वनडे एग्जाम आपका एसएससी के सीजीएल है, सीपीओ है, आपका सीएचएसएल है, एमटीएस है, या आपका रेलवे है, या आपका दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, इन सब में स्टैटिक जीके तो बैकबोन है भाई साहब। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आने ही आने हैं। स्टैटिक का मतलब क्या है? अरे स्टैटिक का मतलब है एवरग्रीन जीके। एवरग्रीन जो सदाबहार जीके, जो हर एग्जाम में आएगी, आएगी ही आएगी। तो उसी के बारे में हम बातें करते हैं। और बहुत सारी वैकेंसियां अभी पहले पहले साथियों आने वाली हैं। एनटीपीसी की आपकी वैकेंसियां आ गई हैं और अभी आगे बहुत जल्दी आपकी दिल्ली पुलिस में भी वैकेंसी आने वाली हैं और जिनमें अहम योगदान रहेगा किसका? जीके जीएस का अहम योगदान रहेगा। तो हर रोजाना हम ये महफिल सजा रहे हैं। ये एक एक दिन की जो मेहनत है यही तो आपका नाम लेके आएगी ना रिजल्ट की पीडीएफ में। एक एक दिन की जो मेहनत है, हर रोजाना का दिन कीमती है। देखो, मूर्ख हैं वे लोग जो ये कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिली है, जिंदगी एक बार मिली है। भाई साहब, एक बार तो ना मौत है, मिल गई ना तो राम नाम सत्य है। जिंदगी तो भाई साहब हर रोज मिलती है, हर रोज मिलती है, जिसको आप टुमारो के नाम से जानते हैं। आने वाला कल नई जिंदगी है यार, वो आपके ऊपर है, आप कैसे उस समय का यूज कर रहे हो। एवरीवन हैज 24 आवर्स, हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, लेकिन वो तुम्हें देखना है कि मैंने अपने 24 घंटे कैसे यूज करने हैं, कैसे मैंने उनको प्रयोग में लाना है। ऐसे ही उसको बर्बाद कर देना है या उसके साथ साथ अपनी चीजों को बेहतर बनाना है। किसी से आपका कंपटीशन नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, कोई आपका यहां पे कंपटीटर नहीं है। आपका कंपटीटर सिर्फ आप हैं, स्वयं। और स्वयं से ज्यादा आपको कोई नहीं जानता इस पूरी दुनिया में, इस पूरे विश्व में। आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। तो सबसे पहला रूल क्या है? अपने आप को बेहतर बनाना है बस। खुद के नए रिकॉर्ड सेट करने हैं, खुद के पुराने रिकॉर्ड तोड़ने। ये देखा करो पिछले महीने, ये लगा लो अगस्त में मेरा क्या रिकॉर्ड था, 1 अगस्त को क्या रिकॉर्ड था, 1 सितंबर को क्या है, 1 अक्टूबर को क्या होगा और 1 जनवरी 2025 को मेरा जो कॉन्फिडेंस है जीके जीएस में या किसी भी सब्जेक्ट में कैसा होगा। हर रोजाना आपको बताता हूं, हर रोजाना बताता हूं, या हर बार जब नया वीक शुरू होता है, मंडे जब आता है, मंडे, तो आपको बताता हूं कि जनाब आज नई यूनिट शुरू हो रही है, नई यूनिट शुरू हो रही है। और ये नई यूनिट 7 दिन की है और ये 7 दिन की एक यूनिट है। जब ऐसी ऐसी 4 यूनिट बीत जाती हैं तो लगभग एक बड़ा चैप्टर समाप्त हो जाता है, एक महीना बीत जाता है और ये 12 बड़े बड़े जब चैप्टर आ जाते हैं तो पूरा 1 साल बीत जाता है। समझ में आई है कहानी? तो खुद देखो आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो, कहां आपका लेवल है। तो एक एक दिन की ये मेहनत आपके ऊपर है, यही आपका नाम लेकर आएगी रिजल्ट की पीडीएफ में। आपका इंतजार, आपकी सफलता का इंतजार सिर्फ आपको नहीं है, आपके घर वालों को भी है, उनको आपसे ज्यादा है। और सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान है ना, सिर्फ बच्चा तैयारी नहीं करता, सिर्फ एस्पिरेंट तैयारी नहीं करते, वे तमाम माँ बाप, वे तमाम छोटे बड़े भाई बहन जो इस इंतजार में बैठे कि मेरा भाई मेरी बहन जल्दी से नौकरी लग कर आएगी और मेरे लिए जो संघर्ष का रास्ता है, जो मेहनत का रास्ता थोड़ा सा सरल हो जाएगा। हो जाता है ना भाई, जब किसी भी घर में बड़ा भाई या बड़ी बहन नौकरी लग जाती है तो छोटे जो भाई बहन है उनका थोड़ा सा रास्ता सरल हो जाता है, उन्हें गाइडलाइन मिल जाती है। तो अपने आप को हर काम में थोड़ा सा आगे रखा करो। अगर घर में भी कोई काम करना है ना, साफ सफाई का काम करना है, तो भी अपने आप को आगे रखो। शाम को माँ बाप का बिस्तर भी लगाना है ना तो आप लगाओ, भले ही आप कितने भी भाई बहन क्यों ना हो। हर काम में अपना बेस्ट देने की सोचो। कोई भी काम ऐसा करो कि आपका हुनर बोलने लगे, आपकी मेहनत दिखने लगे और आपके काम का असर दिखने लगे। ऐसे काम करो, ऐसे कुछ अपना शेड्यूल बना के चलो। हमेशा आपसे कहता हूं भाई साहब 24 घंटे हैं, 24 घंटे को ब्रेक कर लो 3 शिफ्ट में, 8-8 घंटे में, ऐसे ब्रेक कर लो 8-8 घंटे में।
8 घंटे तो बहुत अच्छी नींद ले लो, बहुत अच्छी नींद पर्याप्त है। 8 घंटे की नींद एक एस्पिरेंट को अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एस्पिरेंट के कोई भी व्यक्ति हो भाई साहब, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद बहुत आवश्यक है। इस 8 घंटे में मेहनत करो, रगड़ के मेहनत करो। ये जवानी रगड़ने के लिए ही बनी है, मेहनत करने के लिए ही बनी है, संघर्ष करने के लिए बनी है, ठीक है, पसीना बहाने के लिए बनी है। और इस 8 घंटे में क्या करना है, इसको फिर से ब्रेक कर लो 2-2 घंटे में। 2 घंटे अपनी एक्सरसाइज को दे लो, अपने शरीर को दे लो भाई साहब। पहला सुख निरोगी काया, अपने शरीर का ध्यान दो। 2 नंबर पे आप अपने परिवार को समय दे सकते हो, आप अपने दोस्तों में गुफ्तगू कर सकते हो, जितना मन करे उतनी बकवास कर लो भाई साहब। स्ट्रेस दूर होता है बकवास करने से भी। और इस 2 घंटे में ये देख लो कि यहां पर इस 8 घंटे में मैंने क्या काम किया, इसका एनालिसिस कर लो। लेकिन बच्चे तो जीके जीएस को पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। अक्सर मैं देखता हूं ऐसे पढ़ते हैं भाई साहब जैसे कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। जीके जीएस को एक कॉपी सामने रखी है, फेयर कॉपी कोई भी, अक्सर देखता हूं मैं, ये आपकी कोई भी बुक है या कॉपी है, ऐसे खुली है और इधर पेज को ऐसे पलटते जा रहे हैं। अरे ऐसे जीके जीएस याद नहीं होगी भाई साहब। कैसे याद करनी है मैंने बताया भी है आपको। इधर आपने अपनी फेयर कॉपी रखनी है, इधर साफ कॉपी रखनी है। इस फेयर नहीं मतलब फेयर और साफ तो एक ही ना हो गई भाई साहब। कहाँ है मेरा ध्यान, समझ लो बातें, ठीक है। हो जाता है कई बार, अक्सर मैं भी भावनाओं में बह जाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते ध्यान नहीं रहता हम कहाँ बातें कर रहे हैं, क्या कुछ कहानी है। ये ऑनलाइन क्लास का जो महत्व है मेरी नजरों में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इन 2 आंखों का कनेक्शन लाखों आंखों से होता है, ठीक है। तो हो जाता है कई बार। देखो इधर आप अपनी फेयर कॉपी रखो और इधर रफ कॉपी रखो। इस फेयर कॉपी के इस पहले पेज पर जो भी चीजें मुश्किल हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो भी चीजें हैं, उनको इस रफ कॉपी में लिख लो। यानी कि जैसे मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ऐसे करते चलो प्रैक्टिस, तो जरूर याद हो जाएंगे। रोजाना के छोटे छोटे टारगेट सेट करो, छोटे छोटे टारगेट। जनाब एक बार में तो रोटी भी नहीं खाते ना, छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं। कैसे सेट करने हैं मैंने बताई थी, एक वीडियो डाली थी आपको कि जीएस पर कैसे महारत हासिल करें, जीएस को कैसे तैयार करें, जीके जीएस को। अलग अलग सेक्शन बना लेने, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, ऐसे अलग अलग सेक्शन। ये हिस्ट्री है, ये जियो है, ये पॉलिटी है, ये स्टैटिक जीके है। हिस्ट्री में बातें करेंगे, मान लो आज गुलाम वंश की बातें करेंगे, गुलाम वंश की बातें करेंगे, ठीक है। उसके बाद जियो में बातें करेंगे, कोई भी हिमालय की बातें करेंगे। यहाँ पर स्टैटिक जीके में किसी भी टेम्पल्स ऑफ इंडिया के बारे में बातें करेंगे। ऐसे जीके जीएस तैयार हो जाएगी आपकी। और कंटिन्यू बने रहो, लगातार बने रहो, हर रोजाना क्लास लेकर अटेंड किया करो। फिर देखना आप जीके जीएस में कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ऑफलाइन जो बच्चे हैं उनको टारगेट दिया जाता है, बताओ आप टारगेट पूरा कर रहे हो ना। जो ऑफलाइन टारगेट मेरे से ले रहे हैं उनका टारगेट ये रहता है कि हर रोजाना की एक क्लास स्टैटिक जीके की लिखनी है और एक क्लास आपकी इंडियन ज्योग्राफी की, जो चैनल पर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है और एक तीसरी बनी हुई है जिसमें मिसलेनियस प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। हर रोजाना शाम को ये आपकी जीएस की रिवीजन होती है, महफिल होती है। किसी दिन आपकी जियो की क्लास आती है, किसी दिन स्टैटिक जीके की क्लास आती है। तो ऐसे क्लास आपके पास आती हैं। तो समझ में आई है कहानी। तो खूब रगड़ के मेहनत किया करो। जीवन के ना 25 साल बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आगे के जो 25 साल हैं जीवन के, वो बहुत अच्छे से बीते। किसी के मुंह की तरफ आपको देखना ना पड़े भाई साहब। अगर खुद में काबिलियत है ना, खुद में टैलेंट है, स्किल है, तो आपका कोई है, अदरवाइज आपका कोई नहीं है। ये सच्चाई बात है। समझ में आई है कहानी। तो खुद में विश्वास रखो बस, और खुद को ही जीतना है। यहां पर खुद की खुद से लड़ाई है और किसी से आपका कोई कंपटीशन नहीं है। ना किसी से कभी अपनी तुलना करना, सिर्फ अपना बेस्ट वर्जन लेके आना है। अपना बेस्ट कैसे दूं किसी भी काम में, ठीक है। चलो चलो, बहुत हो गई आज की बातें, बहुत हो गया मोटिवेशन। अब थोड़े से क्वेश्चन बता दो मेरे को जल्दी जल्दी, फिर बातें खत्म करेंगे। क्वेश्चन है आपका, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देश कितने हैं? एनडीबी के कितने सदस्य देश? तो आप बताएंगे। ऑप्शन है 25 है, 12 है, 9 है, 5 है। 25 है, 12 है, 9 है, 5 है। तो एनडीबी के बारे में लिख देता हूं बातें। एनडीबी, सबसे पहले तो इसकी स्थापना सुन लो, कब की गई? इसकी स्थापना की गई 2014 में। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है भाई साहब संघाई के अंदर, संघाई चाइना के अंदर। और इसके सदस्य देश है भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, और फिर है आपका भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, और एक दो देश और है आपका ब्राजील और रूस। ब्राजील और रूस ये इसके देश हैं, ठीक है, सदस्य देश। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और चाइना की अगर मैं बात करूं, चाइना का एक शहर पड़ता है आपका बीजिंग, राजधानी है बीजिंग। और बीजिंग में किसका मुख्यालय है? बीजिंग में मुख्यालय है आपका
SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग के अंदर है। और बीजिंग से बातें अगर मैं बताऊं, 2008 का जो ओलंपिक था वो कहां पर हुआ था दोस्तों? वो बीजिंग में हुआ था। 2008 वाला ओलंपिक हमारे लिए बहुत लकी रहा है। क्यों लकी रहा है? हमने जीता था यहां पर पहला गोल्ड जीता था, यहां पर हमने पहला गोल्ड जीता था। किसने जीता था? ये जीता था आपका अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अभिनव बिंद्रा ने किस स्पोर्ट्स में जीता था? ये इन्होंने शूटिंग में जीता था। शूटिंग में जीता था। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और अभिनव बिंद्रा को इस साल ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। आउटस्टैंडिंग नेचर के लिए, मतलब अहम योगदान के लिए दिया जाता है ये ओलंपिक ऑर्डर अभिनव बिंद्रा को। और उसके बाद अगर आपसे पूछ ले, इस वाले ओलंपिक में सैफडे मिशन किसे बनाया गया? मिशन का प्रमुख वो बनाया है गगन नारंग को। गगन नारंग को बनाया। इतनी सी बातें आप याद रख लेना, ठीक है। चलो, उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। एशिया की सबसे बड़ी घाटी है, ऑप्शन है आपका अलाई घाटी, डांग घाटी और चुया घाटी और फरगना घाटी। ठीक है, ये है आपकी ऑप्शन रहेगा आपका इसमें डांग घाटी। डांग घाटी उत्तर है आपका डांग घाटी, जो एशिया की सबसे बड़ी घाटी है, वैली है डांग वैली। ठीक है, डांग वैली ये कहां पर है? ये नेपाल के अंदर है। नेपाल के अंदर है। ठीक है, काठमांडू शहर से थोड़ी सी दूर पड़ती है। ये लगा लो आप, काठमांडू से थोड़ी सी दूरी पे है आपकी डांग वैली। और नेपाल में क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है? अगर मैं आपको बताऊं, अन्य नाम है चोटी 15 नाम है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। हाँ, चोटी 15 नाम है आपका। किसका? रोमन में यहां पर लिखा है माउंट एवरेस्ट का। और माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतेह किसने किया था? 1953 में एडमंड हिलेरी ने फतेह किया था। एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। साथ में थे इनके तेंजिंग नोर्गे। ये कहां से थे? ये नेपाल के थे। नेपाल के शेरपा थे तेंजिंग नोर्गे। 1953 में। और 29 मई को इन्होंने फतेह किया था, इसीलिए 29 मई को मनाया जाता है माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। और माउंट एवरेस्ट पे जब फतेह किया एडमंड हिलेरी ने, तो उनसे भी पूछा गया कि इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को आपने कैसे फतेह कर लिया है? तो एडमंड हिलेरी ने एक ही बात बोली है कि मैंने चोटी को फतेह नहीं किया, मैंने तो खुद को फतेह किया है, मैंने खुद को जीता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि खुद को जीतो बस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है। ऑप्शन है लाहौत्से, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और कामेत। कामेत कहां की चोटी है? कामेत है ना आपकी उत्तराखंड की चोटी है। कामेत। ठीक है, कामेत ही लिखते हैं, कामेत। फिर आपकी त्रिशूल, फिर आपकी नंदा देवी, फिर आपका बद्रीनाथ, आपका केदारनाथ, और आपकी नंदा देवी है, कामेत है, त्रिशूल है, बंदरपूंछ है। जहां से कौन सी नदी आती है? यमुना नदी आती है। ये सारी कहां की चोटी है? ये आपकी उत्तराखंड की चोटी है। और ये किस हिमालय पर पाई जाती हैं? ये आपकी ग्रेटर हिमालय पर पाई जाती हैं। ग्रेटर हिमालय पर पाई जाती है, महान हिमालय पर पाई जाती है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले, अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन लेयर से संबंधित है। ओजोन लेयर से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन लेयर को बचाने के लिए किया गया था 1987 में। और मॉन्ट्रियल कहां का शहर है? मॉन्ट्रियल है ना कनाडा का शहर है। और मॉन्ट्रियल में ओलंपिक भी हुए हैं। ओलंपिक कब हुए हैं मॉन्ट्रियल में? 1976 का जो ओलंपिक है वो मॉन्ट्रियल में ही हुआ था। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि FATF का मुख्यालय कहां पर है? FATF का मुख्यालय, FATF क्या है आपका? FATF एक दिन आपको ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। FATF का और UNESCO इनका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस के अंदर है। पेरिस कहां की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, और FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स।
और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस बात का मतलब ये है, ठीक है, यूएनओ की एक एजेंसी है जो यहाँ पर कल्चर को बचाने का काम करता है, एजुकेशन को और साइंटिफिक रिसर्च करता है। और अभी मैं आपको बताऊं, यूनेस्को की नई साइट जो भारत को मिली है, अहोम राजवंश के जो टीले हैं वे शामिल किए गए हैं, जिनको मैदाम्स के नाम से जाना गया है, मैदाम के नाम से जाना गया है। और ये यूनेस्को की भारत में 43 साइट है, 43वीं साइट है। लेकिन अगर पूछ ले ये कैसी साइट है, तो ये आपकी सांस्कृतिक साइट है, कल्चरल साइट है। तो कल्चरल साइट पूछ ले कितनी हो गई है, तो आपकी 35 हो गई है, 35 हो गई है। इससे पहले 2 कल्चरल साइट और मिली थी, एक कर्नाटक को मिली थी, होयसलेश्वर का मंदिर मिला था, और एक आपको मिला था आपका वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन को ये टैग मिला था। इतनी सी बातें आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सागरमाथा का एक नेपाली नाम क्या है? सागरमाथा किसको बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं सागरमाथा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं, नेपाल में सागरमाथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जानते हैं। और इसको चाइना में चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं, चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है? आकाश की देवी, ठीक है। और पर्वतों की रानी भी इसको बोलते हैं। और इस पर सबसे पहले फतेह किया भारत से बछेंद्री पाल ने इस पर सबसे पहले फतेह किया। कब किया? 1984 में। इतनी सी बातें याद रखोगे। और इसको कहा गया है थर्ड पोल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का ना तीसरा ध्रुव इसको बोला गया है। किसको? माउंट एवरेस्ट को। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो देख लो, जब इसको भी फतेह कर लिया है इंसानों ने, तो आप एक छोटा सा पेपर पास नहीं कर सकते। बड़ी सिंपल सी कहानी है, बस रूटीन में रहो, डिसिप्लिन बना के रखो अपने शेड्यूल का, एक सिस्टमेटिक ढंग में तैयारी करते रहो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। किस वर्ष में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत को नृत्य शामिल किया गया था? यानी कि कालबेलिया को यूनेस्को की इंटेंजिबल सूची में कब शामिल किया गया? कालबेलिया ये शामिल किया गया था 2010 में। ये कहां का है? राजस्थान का है, राजस्थान का लोक नृत्य है ये, और लोकगीत भी है, लोक नृत्य भी है और लोकगीत भी है। और साथ में 2010 में ही शामिल किया गया था किसको? छऊ को शामिल किया गया था। छऊ 3 जगह का लोक नृत्य है, एक आपका झारखंड का है जहां का नाम है सरायकेला छऊ, एक आपका उड़ीसा का है जिसका नाम है मयूरभंज छऊ, एक है आपका ये कह सकते हो वेस्ट बंगाल का जिसका नाम है पुरुलिया छऊ। इतनी सी बातें याद रखोगे। तो 10 में इसको शामिल किया गया था। टोटल कितनी साइट है यूनेस्को की? इंटेंजिबल में 15 हैं, और 15वां में सबसे नई है आपकी गरबा। गरबा कहाँ का है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर देखते हो तो गुजरात का है। और गुजरात के ब्रैकेट में लिख लेना 1960 में गुजरात राज्य का गठन किया गया था। इतनी सी बातें आप याद रख लोगे या नहीं रख लोगे? बातें समझ में आती हैं या नहीं समझ में आती हैं? जरूर बताया करो मेरे को कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कामाख्या देवी का मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या देवी का मंदिर, तो कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है? असम के अंदर है, असम के अंदर है, ठीक है। और कामाख्या देवी का मंदिर पूछता है किस पहाड़ियों में है? तो नीलाचल की पहाड़ियों में है, नीलाचल की पहाड़ियों में। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नीलाचल की पहाड़ी किस राज्य में है? तो असम में। कामाख्या देवी का मंदिर जहां पर पुरुषों का जाना वर्जित है। इतनी सी भी बातें आप याद रख सकते हो। और कामाख्या मंदिर में एक मेला लगता है जो बहुत फेमस मेला है, जिसका नाम है अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला, जिसको क्या कहा गया है? जिसको पूर्व का महाकुंभ बोला गया है, पूर्व का महाकुंभ जिसको बोला गया है। इतनी सी बातें याद रख लोगे या नहीं रख लोगे? जल्दी से बताते चलो साथ के साथ है। और अगर तुमसे पूछ रहे, अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका रहने वाला है, अब बता सकते हो। अगला क्वेश्चन, तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पे है? तिरुचिरापल्ली शहर, तिरुचिरापल्ली ये आपका शहर है कावेरी नदी के तट पे, कावेरी नदी के तट पे। और कावेरी नदी के तट पे है, किस राज्य में है? ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु ही तो राज्य है जिसका पहले नाम क्या था? मद्रास इसका नाम था। और कावेरी नदी यहाँ बहती है, और कावेरी नदी पर सबसे पुराना डैम है
जिसका नाम है कल्लनई, कल्लनई या कलानी बोलते हैं। इतनी सी बातें याद रखोगे। और कावेरी को बोला गया है गंगा ऑफ साउथ इंडिया, गंगा ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा इसको बोला गया है। और लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत की ना उसकी दक्षिण की गंगा पूछ ले तो गोदावरी है, और दक्षिण भारत की पूछ ले तो कावेरी है। और कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है दक्षिण भारत की जो पेरिनियल रिवर है, पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल का मतलब क्या है? जो वर्षवाहिनी है, यानी कि जो पूरे साल भर बहती है। इतनी सी बातें आप याद रख लोगे या नहीं रख लोगे, बताते चलो, ठीक है, हो जाएंगी यादें। अगर सीरीज से जुड़े हो ना, जो सीरीज मैंने चला रखी है उसी से आई हैं ये सारी बातें निकल के। सारे ही क्वेश्चन उसमें मैंने डिस्कस किए हैं, लेकिन वहां पर बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस किए, एक सिस्टमेटिक वे में, एक सीरीज में पढ़ाए हैं मैंने आपको टॉपिक्स, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1995 में स्थापना की गई थी किसकी? WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा के अंदर है, जिनेवा के अंदर है। जिनेवा कहां का शहर है आपका? स्विट्जरलैंड का शहर है। याद रखना दोस्तों, जिनेवा में ही मुख्यालय किसका है? WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है, और साथ में आपका UNHCR का है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नरी फॉर रेफ्यूजीज, शरणार्थियों पे एक एजेंसी है जो UNO की है, काम करती है, जिसको नोबेल भी मिला है, 2 बार नोबेल इसने जीता है। और एक मुख्यालय है रेड क्रॉस कमेटी का, मुख्यालय है आपका जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। इतनी सी बातें याद रखोगे। रेड क्रॉस कमेटी के संस्थापक अगर आपसे पूछ ले तो बता दोगे या नहीं? बातें बता दोगे इतनी सी। रेड क्रॉस कमेटी के संस्थापक अगर आपसे पूछ ले तो उनका नाम है हेनरी डुनांट, हेनरी डुनांट, ठीक है, संस्थापक हैं। 8 मई को स्थापना की थी 1863 को रेड क्रॉस कमेटी की। और रेड क्रॉस कमेटी एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 3 बार नोबेल मिला है, 3 बार नोबेल, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल जीता है 3 बार। इतनी सी बातें याद रखोगे या ये नहीं याद रखोगे? अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूं, मैंने UNO आपको पढ़ाया था 2-3 दिन पहले, तो UNO के कुछ क्वेश्चन बताते चलो मेरे को, मैं बोलते चलता हूं ऐसे ही, ठीक है। आप बताते चलोगे कि UNO की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, ये क्वेश्चन आप बताओगे। UNO की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी और कब बनी थी, इतनी सी बातें बताओगे। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि UNO में जाने वाले पहले जज कौन थे, भारत से पहले जज कौन थे, वो आप बताओगे। अगला क्वेश्चन बताओगे कि जो 5 वीटो पावर वाले देश हैं वे कौन से हैं, ये क्वेश्चन आप बताओगे। UNO का हेडक्वार्टर कहां पे है, किस द्वीप पे है, ये क्वेश्चन आप बताओगे। तो ये 4-5 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। देखो एक ही रास्ता है सफलता का, मेहनत मेहनत मेहनत, राइट एक्शन इन राइट डायरेक्शन। मेहनत के साथ दिशा का ज्ञान होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है दिशा का ज्ञान होना। तो अच्छी दिशा में अच्छी मेहनत करो, हमेशा सकारात्मक बन के रहो, अपनी तैयारी में सकारात्मक माहौल में रहो, ठीक है, सकारात्मक लोगों के साथ रहो, सकारात्मक बन के रहो, ठीक है। अपनी तैयारी को एंजॉय करो, इसको, ठीक है, आनंद लो। ये जीवन भाई साहब बार बार नहीं मिला है, बहुत छोटा सा जीवन है, जल्दी से सिलेक्शन ले लो, क्योंकि आपका सपना नहीं है, बहुत सारे लोगों के सपने हैं। सिलेक्शन, आपका जो सिलेक्शन है गवर्नमेंट जॉब का, सिर्फ आपका नहीं है, आपके माँ बाप का आपसे भी ज्यादा सपना है। मैंने बताई है ना बातें, आपकी सफलता का इंतजार उनको आपसे भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंतजार है उनको आपकी सफलता का। और इवन उनको तो है ही है भाई साहब, बहुत सारी दुनिया तो ऐसी है ना जिनके ये भी तो सपने हैं कि हमारा दामाद गवर्नमेंट जॉब वाला हो, ऐसे भी तो सपने हैं बहुत सारे लोगों के, तो उनके भी तो सपने पूरे करने हैं भाई साहब। आपका जीवन आपसे नहीं जुड़ा है, समझो आप बातों को, थोड़े से समझा करो भावनाओं को, ठीक है। तो खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था आज की क्लास में, ऐसे थोड़ा सा अपना शेड्यूल बनाओ, बहुत अच्छे से तैयारी आपकी निखर के आएगी। अपने अंदर की सुनो, बस अपने अंदर की सुनो। हमेशा आपसे कहता हूं कि जो अंदर की सुनता है वो निखर जाता है, और जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। बाहर किसी की मत सुनो, हमेशा ऐसे रहो कि ऐसे दिखो कि दूसरों को ऐसे लगे कि आप हार रहे हो, आप तो कुछ काम कर ही नहीं रहे भाई साहब। अरे रोनाल्डो ने भी कहा है कि कभी भी अपनी अचीवमेंट को अपने स्टेटस पर पोस्ट मत करो,
और हमेशा वैसे मैं आपको बता दूं कि स्टेटस पर अपनी व्यक्तिगत बातें कहना मेरे अकॉर्डिंग कुछ मूर्खता के लक्षण है। रोनाल्डो ने खुद कहा है स्टेटस पर आप हमेशा ऐसे मूर्खता भरी पोस्ट कर सकते हो ताकि दूसरे को लगे कि ये हार रहा है, ये काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक युद्ध आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लास्ट में जीत आपकी ही होनी चाहिए। तो इस कदर मेहनत करो दोस्तों। फिर मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, और खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो, अच्छे से इस जीवन को आनंद लो। आइसक्रीम की तरह है ये जीवन, पिघल तो रहा है, घट रहा है, बजाय कि आप उसका आनंद साथ में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इसलिए आपसे कहता हूं कि क्यों खुलकर नहीं जीते, यहां कौन सा दोबारा आओगे, कि क्यों खुलकर नहीं जीते, यहां कौन सा दोबारा आओगे। तुम इंसान हो यार, गणित के पहाड़े नहीं जो बार बार दोहराए जाओगे, जो बार बार दोहराए जाओगे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।